Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. All those who are new to this channel, I always give the link of these notes in the description box below. You can check them out there, right? Let's start with this essay, which is essay 530, audit sampling. सबसे पहले we need to understand what is sampling and what are its types. ठीक है, तो सैम्पलिंग की अगर मैं बात करूँ तो सैम्पलिंग का मतलब होता है आपके पास काफ़ी सारा डेटा है, ठीक है। उस डेटा में से आपको कुछ सैम्पल सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर आप चाह रहे हो कि अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को अप्लाई करो, और उन ऑडिट प्रोसीजर्स के बेसिस पर जो कंक्लूजन्स पे आप पहुंचोगे, उन कंक्लूजन्स के बेसिस पर आप पूरी पॉपुलेशन के ऊपर ओपिनियन फॉर्म कर पाओ, ठीक है। तो बेसिकली सपोज मेरे पास 100 आइटम्स हैं, तो ये पॉपुलेशन साइज हो गया। इस 100 आइटम्स में से या 100 यूनिट्स में से आई एम गोइंग टू सिलेक्ट 20 यूनिट्स, ठीक है। अब ये 20 यूनिट्स क्या है, ये मेरा सैम्पल है। इन 20 यूनिट्स पर आई एम गोइंग टू अप्लाई ऑल द प्रोसीजर्स विच आई वांटेड टू अप्लाई ऑन द एंटायर पॉपुलेशन, ठीक है। अब मैंने ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करे, ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करने के बाद आई विल गेट सम एप्रोप्रिएट सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, एंड बेस्ड ऑन दोज एविडेंसेस आई विल कंक्लूड, राइट। तो ये कंक्लूजन सिर्फ 20 यूनिट्स पर नहीं माना जाएगा, ये कंक्लूजन माना जाएगा उन 100 यूनिट्स का कंक्लूजन है कि अगर मैंने उन 100 यूनिट्स को भी चेक किया होता तो यही कंक्लूजन आता। ऐसा सोचकर मैं प्रोसीजर्स अप्लाई कर रही हूँ ऑन दी सैम्पल ओनली, ठीक है। सो यहाँ पर आप एक बात बताओ, जब आप 100 यूनिट्स को चेक ना करके सिर्फ 20 को चेक करके ये कहते हो कि 100 यूनिट्स पर ऐसा ऐसा है, तो इस केस में कहीं ना कहीं कुछ रिस्क है। हो सकता है ना कि अगर आपने उन 80 यूनिट को भी चेक किया होता तो आप कुछ और कंक्लूजन फॉर्म करते। सो देर इज़ अ रिस्क। तो इसी रिस्क को हम सैम्पलिंग रिस्क कहते हैं कि अगर मैंने बाकी की भी यूनिट्स को चेक किया होता और उसको चेक करने के बाद मेरा ओपिनियन डिफरेंट होता एज व्हाट आई हैव गिवन बेस्ड ऑन दीज 20 यूनिट्स, तो वही मेरा एक सैम्पलिंग रिस्क है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ऑडिट रिस्क एंड सैम्पलिंग रिस्क? ऑडिट रिस्क होता था जब ऑडिटर अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दे जबकि उसको मॉडिफाइड ओपिनियन देनी थी, तो उस केस में हमारा ऑडिट रिस्क होता है। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटीरियली मिसस्टेटेड है, बट ऑडिटर कंक्लूड कर रहा है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स, तो दिस इज द ऑडिट रिस्क। बट व्हाट इज सैम्पलिंग रिस्क? सैम्पलिंग रिस्क है कि अगर आपने सैम्पल के बेसिस पर जो ओपिनियन दिया है दैट ओपिनियन माइट बी डिफरेंट अगर आपने पूरी पॉपुलेशन पर उन प्रोसीजर्स को अप्लाई करके कंक्लूजन्स फॉर्म करी होती, तो दैट रिस्क इज द सैम्पलिंग रिस्क, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर विद द डिफरेंस। अच्छा, अब सैम्पलिंग जो है वो दो टाइप्स की होती है। सैम्पलिंग एक होती है स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, दूसरी होती है नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग जैसे नाम से ही लग रहा है कि बेस्ड अपॉन दी स्टैटिस्टिक्स है, कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी थ्योरी है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, रैंडम सिलेक्शन कर सकते हैं, कुछ ना कुछ एक स्टैटिस्टिकल तरीका है जिसके बेसिस पर वी आर सिलेक्टिंग दी सैम्पल्स। कुछ साइंटिफिक तरीका है जिससे कि वी आर सिलेक्टिंग दी सैम्पल्स। यहाँ पर आप जब आपके पास एक जैसे आइटम्स के काफ़ी ज़्यादा नंबर में अवेलेबिलिटी होती है, उस पर्टिकुलर केस में ये काफ़ी ज़्यादा अप्लाई किया जाता है जब सिमिलर आइटम्स हैं और काफ़ी ज़्यादा नंबर में हैं। तो यहाँ पर आप स्टैटिस्टिक्स यूज़ करके सैम्पल साइज़ वगैरह को डिटर्मिन करते हो। ये काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक वे है, तो ऑब्वियसली इट इज़ बेटर। अगर मैं नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पल की बात करूँ तो उसके अंदर आप अपनी नॉलेज एक्सपीरियंस के बेसिस पर सैम्पल्स को सिलेक्ट करते हो, राइट। तो ऑब्वियस ही बात है कि वो सिंपल होगा, उसमें आपको कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं करनी, प्रोबेबिलिटी थ्योरी नहीं निकालनी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कुछ नहीं करना। सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ सिंपल मेथड एंड इट इज़ अ कॉमन मेथड ऑल्सो। जनरली ये यूज़ किया जाता है, बट ऑब्वियसली स्टैटिस्टिकल मेथड इज़ बेटर देन नॉन स्टैटिस्टिकल मेथड, बट देर इज़ नथिंग मेंशन्ड इन द स्टैंडर्ड कि आपको कौन सा वाला अप्लाई करना है। इट इज़ बेस्ड अपॉन योर जजमेंट कि आपको कौन सा वाला बेटर लगता है एंड कौन सी सिचुएशन में कौन सी सैम्पलिंग मेथड आप अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। तो अब मैंने आपको बता दिया मीनिंग क्या है सैम्पलिंग का, टाइप्स क्या है, ठीक है, सैम्पलिंग रिस्क क्या है, कर लिया। सैम्पलिंग रिस्क की अगर मैं और थोड़ी सी बात करना चाहूँ तो दो तरीके के रिस्क हो सकते हैं।
रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस और रिस्क ऑफ अंडर रिलायंस। ओवर रिलायंस की बात करें मतलब आपने ज़्यादा रिलाई कर लिया इस बात का रिस्क। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के रिस्पेक्ट में बात करूं, जब आपके कंट्रोल्स वीक थे, कंट्रोल्स एक्चुअली में वीक थे बट आपने ऐसा मान लिया कि कंट्रोल्स स्ट्रॉन्ग हैं, तो इस केस में क्या रिस्क होगा, रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस। क्यों, क्योंकि आपने क्या माना है कि इंटरनल कंट्रोल्स सही हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, जबकि वो एक्चुअल में नहीं हैं। तो यहाँ पर कौन सा रिस्क हुआ, ओवर रिलायंस, आपने ज़्यादा रिलाई कर लिया। वहीं अगर मैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स के रिस्पेक्ट में बात करूँ, इन केस ऑफ रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस, तो जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स थी और आपने मान लिया कि नहीं है, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने ओवर रिलाई कर लिया, राइट। अब ऐसे ओवर रिलायंस के रिस्क की वजह से क्या होता है, इसकी वजह से आपकी ऑडिट इफेक्टिवनेस को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है। एंड इसकी वजह से जब आप अपनी कंक्लूजन्स गलत देते हो ना, आपने तो सैम्पल बेसिस पर कंक्लूजन दे दी होगी बट एक्चुअल में तो ऐसा था ही नहीं, आपने तो ओवर रिलाई कर लिया था। तो इस केस में आपकी जो कंक्लूजन होगी वो गलत होगी, कंक्लूजन गलत होगी तो डेफिनेटली योर ऑडिट वाज नॉट एट ऑल इफेक्टिव, है ना। आपने क्या किया होगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किया, आपको लगा इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, तो आपने डेफिनेटली सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स कम किए होंगे क्योंकि आपको कंप्लायंस प्रोसीजर्स में लगा कि अच्छे हैं, है ना। तो वहीं अगर टेस्ट ऑफ डिटेल्स की बात करूँ तो आपको लगा कि डिटेल्ड चेकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि आप तो ऐसा मान के बैठ गए कि मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स नहीं हैं जबकि मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स थी, राइट। तो इस केस में आपकी ऑडिट इफेक्टिवनेस पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाला है। दूसरा रिस्क मैंने बताया था, रिस्क ऑफ अंडर रिलायंस। अंडर रिलायंस मतलब आपको रिलाई करना चाहिए था बट आपने नहीं किया या रिलायंस कम किया है, यू हैव रिलाइड लेस। अब ऐसा कब होगा, जब आपने मान लिया कि इंटरनल कंट्रोल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, इतने इफेक्टिव नहीं है, जबकि इंटरनल कंट्रोल्स तो इफेक्टिव थे। इसकी वजह से क्या हुआ होगा, आपने ज़्यादा डिटेल में चेकिंग करी होगी, सब्सटैंटिव प्रोसीजर ज़्यादा लगाए होंगे। क्यों, क्योंकि आपको लगा कंट्रोल्स अच्छे नहीं हैं, जबकि कंट्रोल्स अच्छे थे। आप चाहते तो कम यूनिट्स का कम यूनिट्स पर प्रोसीजर्स अप्लाई करके जल्दी काम ख़त्म कर सकते थे बट आपने नहीं किया। क्यों, क्योंकि आपने गलती करी रिलाई करने में, यू रिलाइड लेस ऑन द इंटरनल कंट्रोल्स। आपको लगा कि इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं है तो मुझे डिटेल्ड चेकिंग करनी पड़ी, जबकि ऐसा नहीं था। वहीं टेस्ट ऑफ डिटेल्स के रिस्पेक्ट में बात करूं तो मिस स्टेटमेंट्स आपको लगता था कि एग्जिस्ट कर रही हैं जबकि एक्चुअल में मिस स्टेटमेंट्स नहीं एग्जिस्ट कर रही थी, तो आपने क्या किया, अंडर रिलायंस कर लिया। इसकी वजह से क्या होगा, आप डिटेल्ड चेकिंग करने लग जाओगे क्योंकि आपको तो लगा कंट्रोल्स अच्छे नहीं हैं, कंट्रोल्स अच्छे नहीं है, मिस स्टेटमेंट्स एग्जिस्ट कर रही होंगी तो मुझे तो डिटेल में काम करना है, बहुत सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। जब आप ज़्यादा चीज़ें चेक करोगे तो डेफिनेटली टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इस केस में आपकी ऑडिट एफिशिएंसी को अफेक्ट करेगा। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपको इस चीज़ को प्रूफ करना है कि मेरी जो इनिशियल कंक्लूजन है वो सही थी या नहीं। इस चीज़ को चेक करने के लिए आप ज़्यादा डिटेल्ड चेकिंग करते रहोगे तो यहाँ पर भी गड़बड़ हो जाएगी, राइट। दोनों ही टाइप के रिस्क में देयर इज़ अ प्रॉब्लम, तो आपको ध्यान से चेकिंग करनी पड़ेगी और उसके बेसिस पर डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको सैम्पल कैसा लेना है, बट येस रिस्क विल बी देयर। अच्छा, कुछ और टर्म्स हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटिफिकेशन, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन एंड टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट। एक एक करके समझते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन की बात करें तो स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है कि आपके पास अलग अलग टाइप का डेटा है और बहुत सारा है, ठीक है। उस अलग अलग टाइप के डेटा को आपने एक जैसे डेटा में कन्वर्ट कर दिया, एक जैसे ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। होमोजेनस ग्रुप बनाना है फ्रॉम दी हेट्रोजीनस ग्रुप। हेट्रोजीनस का मतलब होता है डिफरेंट, होमोजेनस मतलब सिमिलर। तो डिफरेंट आइटम्स की पॉपुलेशन में से आपने सिलेक्ट करके एक जैसों का ग्रुप बना दिया, फिर दूसरे टाइप का एक सिलेक्ट किया, फिर एक ग्रुप बना दिया। तो दिस इज व्हाट यू आर क्रिएटिंग होमोजेनस ग्रुप्स आउट ऑफ द हेट्रोजेनस पॉपुलेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन। अच्छा, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन की बात करते हैं। टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन मतलब जितना डेविएशन आपको टॉलरेबल है
उसको हम टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन बोलते हैं। मतलब एक्सेप्टेबल डेविएशन, आपके इंटरनल कंट्रोल्स में कितना एक्सेप्टेबल डेविएशन है उसको हम टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन बोलते हैं। कि अगर इतना डेविएशन हुआ भी तो इधर इस लिमिट तक इट इज़ टॉलरेबल, इससे नीचे है तो टॉलरेबल, इससे ऊपर हुआ तो इट इज़ नॉट टॉलरेबल। ठीक है। थर्ड, टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट, मतलब अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इतनी मिस स्टेटमेंट्स हैं, इस टाइप की मिस स्टेटमेंट्स हैं, तो इट इज़ एक्सेप्टेबल। ठीक है। तो इस केस में आपको याद आ रहा होगा एसए 320 जो हमने कवर किया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। तो यहाँ पर आप क्या अप्लाई करोगे, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, उसके बेसिस पर यू आर गोइंग टू डिसाइड द टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट। आई होप दिस इज़ क्लियर। अगर आपको परफॉर्मेंस मटीरियलिटी नहीं पता है तो डू चेक आउट दी एसए 320 वीडियो, यू विल गेट टू नो अबाउट दिस। ओके, अब हमें काफ़ी सारे टर्म्स समझ आ गई। हमें समझ आ गया कि सैम्पलिंग क्या है, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग क्या है, हमें समझ आ गया स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, सैम्पलिंग रिस्क, risk of over reliance, under reliance, stratification, tolerable rate of deviation, tolerable misstatements, right? अब हमें समझना है कि जब भी आप सैम्पलिंग प्रोसीजर अप्लाई करते हो, आप कौन हो, ऑडिटर, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है या किन किन चीज़ों के बारे में सोचना है। आपको देखना है कि सैम्पल डिज़ाइन क्या होगा, साइज़ क्या होगा और किस तरीके से सिलेक्शन किया जाएगा। तो इसके लिए काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। आपको अपने ऑडिट प्रोसीजर्स उन सिलेक्टेड सैम्पल्स पे करना पड़ेगा जो आपने स्टेप 1 में सिलेक्ट करे होंगे। अब अपने प्रोसीजर्स को किस तरीके से परफॉर्म करना है उसके बारे में सीखेंगे। फिर उन प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने के बाद आपके पास कुछ रिजल्ट्स आएंगे। उन रिजल्ट्स को आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि अब क्या करना चाहिए। मैंने जो सैम्पल्स पर रिजल्ट गेन किया है, अब इस रिजल्ट के बेसिस पर आई विल हैव टू गिव द कंक्लूजन ऑन द होल पॉपुलेशन, राइट। तो वो चीज़ें देखेंगे। अब सैम्पल साइज़ किस तरीके का होगा, इसके लिए वी हैव सम फैक्टर्स जो हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो अब एक आपको मोटा मोटा रफ आइडिया मिल गया होगा कि इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम एक एक करके इसको डिटेल में समझते हैं फ्रॉम द नोट्स एंड फिर हम फटाफट से क्विक रिविजन करेंगे। और आप हमेशा की तरह स्टैंडर्ड को पढ़ने के बाद, नोट्स को रिवाइज करने के बाद इसके क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करेंगे, जिससे कि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो और आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टैंडर्ड एसए 530 ऑडिट सैम्पलिंग, राइट। सबसे पहले मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। फर्स्ट इज द स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, सेकेंड वन इज द नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू लेस दैन 100% ऑफ द आइटम्स विद इन अ पॉपुलेशन ऑफ ऑडिट रेलेवेंस सच दैट ऑल सैम्पलिंग यूनिट्स हैव अ चांस ऑफ सिलेक्शन। इक्वल चांस नहीं लिखा, इक्वल चांस का मतलब हो जाता है रैंडम सिलेक्शन, बट यहाँ पर हमने क्या बोला है, सारी की सारी सैम्पलिंग यूनिट्स के पास एक चांस ऑफ सिलेक्शन है कि वो सिलेक्ट हो सकती हैं। सिलेक्ट कब हो पाएंगी, जब वो पॉपुलेशन का पार्ट होंगी, राइट। In order to provide the auditor with a reasonable basis on which to draw the conclusions about the entire population, sampling, आप क्या कर रहे हो, सैम्पलिंग यूनिट्स के ऊपर प्रोसीजर्स अप्लाई करोगे एंड उसके बेसिस पर यू आर गोइंग टू गिव द कंक्लूजन अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन, नॉट ओनली ऑन द सैम्पल्ड यूनिट्स। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन विच यू नीड टू नो। अब सबसे पहले क्वेश्चन, पॉपुलेशन का मतलब क्या है, तो पॉपुलेशन का मतलब होता है entire set of data from which a sample is selected and about which auditor wishes to draw the conclusions. कंक्लूजन किसके बारे में आपको ड्रॉ करनी है, पॉपुलेशन के ऊपर। लेकिन उस पॉपुलेशन में से आप क्या करोगे, सैम्पल सेलेक्ट करोगे और उस सैम्पल के ऊपर यू आर गोइंग टू अप्लाई दी प्रोसीजर्स। व्हाट डू यू मीन बाय दी सैम्पलिंग यूनिट्स। तो सैम्पलिंग यूनिट्स का मतलब है इंडिविजुअल आइटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अंदर जो एक एक आइटम है उसको हम सैम्पलिंग यूनिट बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टिल हियर, राइट। लेट्स मूव ऑन टू दी स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सो सैम्पलिंग के अंदर देयर इज़ अ रैंडम सिलेक्शन, या फिर आप
प्रोबेबिलिटी थ्योरी यूज़ करते हो जिससे कि आप सैम्पल रिजल्ट्स को इवैल्यूएट कर पाओ। आप रैंडमली कुछ भी सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद उस पर प्रोबेबिलिटी थ्योरी लगाओगे जिससे कि आपको सैम्पल रिजल्ट्स के बारे में पता चले। ये जो मेथड है काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक होता है एज इट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसकी एप्लीकेशन काफ़ी वाइड है, वेयर द पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर आइटम्स। उस केस में इसको अप्लाई करना ज़्यादा बेटर रहता है। This I have already explained to you. That is why I am going a little bit quicker in this particular case, right? So नॉन सैम्पलिंग, ये नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग भी हम पढ़ चुके हैं, इसको भी हम थोड़ा सा क्विकली कर लेते हैं। तो इसके अंदर आपकी रैंडम सिलेक्शन या फिर प्रोबेबिलिटी थ्योरी का यूज़ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो तो स्टैटिस्टिकल में होता है और ये कौन सा है? नॉन स्टैटिस्टिकल। इसमें जो सैम्पल साइज़ है या फिर कॉम्पोजिशन है उसको किस तरीके से डिटर्मिन किया जाता है, उसको पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर या फिर ऑडिटर की नॉलेज के बेसिस पर सिलेक्ट किया जाता है कि आपको पता है ऐसे ऐसे करोगे तो इतना सैम्पल ले लो, ठीक रहेगा। ठीक है, जैसे कि आपने कोई भी मंथ में से फिर डेट सेलेक्ट कर ली, इन डेट्स पर देखो ट्रांजैक्शंस कौन सी हो रही हैं, है ना, उसको चेक कर लो डिटेल में, इस तरीके से। कॉमन एप्लीकेशन फॉर मेनी ईयर्स सिंस सिंपल इन ऑपरेशन एंड यूज़। बहुत ईजी है ना करना, इसीलिए ये ज़्यादा कॉमनली अप्लाइड है एज कम्पेयर टू दी स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, राइट। सैम्पलिंग रिस्क ये भी हम समझ चुके हैं, चलिए उसको फिर से एक बार समझते हैं जिससे कि कोई भी डाउट ना रहे। तो सैम्पलिंग रिस्क क्या है? रिस्क that opinion expressed by the auditor on the basis of samples के बेसिस पर जो ऑडिटर ने ओपिनियन एक्सप्रेस करी है वो डिफ़र कर सकती है, मे डिफ़र हो सकता है, डिफ़र हो सकता है डिफरेंट हो और हो सकता है सेम भी हो, तो डिपेंड्स। अगर डिफरेंट होगी तो देयर इज़ अ रिस्क ना। सो दैट इज़ वाई कि ओपिनियंस जो आपने सैम्पल्स के बेसिस पर एक्सप्रेस करी है हो सकता है वो डिफ़र करे फ्रॉम दी ओपिनियन इफ़ एंटायर पॉपुलेशन वॉज एग्जामिन्ड। अगर मैंने पूरी पॉपुलेशन पर प्रोसीजर्स लगाकर ओपिनियन दी होती तो शायद वो कुछ और होती इन कंपैरिजन विद व्हाट आई हैव जस्ट गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द सैम्पल्स। क्लियर? लेट्स अंडरस्टैंड द टेबल। Risk of over reliance, risk of under reliance in relation to test of controls and in relation to test of details, and इस रिस्क की वजह से इम्पैक्ट क्या होगा वो भी समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ओवर रिलायंस की बात करते हैं। ओवर रिलायंस, आपने ज़्यादा रिलाई कर लिया तो क्या क्या रिस्क होगा। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के रिस्पेक्ट में बात करें तो अगर आपने क्या किया है, आपने सोच लिया कि इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं जबकि वो थे नहीं, है ना, या फिर टेस्ट ऑफ डिटेल्स के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो आपने ये कंक्लूड कर लिया कि मिस स्टेटमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करती जबकि एक्चुअल में क्या करती थी, हाँ एक्चुअल में करती थी। तो इस केस में इम्पैक्ट क्या आएगा, इसकी वजह से आपकी ऑडिट इफेक्टिवनेस अफेक्ट होगी, जिसकी वजह से आप कंक्लूजन्स क्या दोगे, गलत कंक्लूजन्स दोगे तो डेफिनेटली योर ऑडिट विल नॉट बी इफेक्टिव। वहीं अगर मैं अंडर रिलायंस की बात करूँ, मतलब कम रिलाई करने का रिस्क, कम रिलाई करा तो काम ज़्यादा करा होगा जबकि कम करना चाहिए था इन कंपैरिजन टू दी रियलिटी। तो इंटरनल कंट्रोल्स आर नॉट इफेक्टिव व्हेन दे एक्चुअली आर। आपने सोचा नहीं है इफेक्टिव जबकि वो थे, आपने सोचा इनइफेक्टिव है, इनइफेक्टिव होंगे तो मुझे काम ज़्यादा करना पड़ेगा, काम ज़्यादा करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा जिसकी वजह से आपकी ऑडिट एफिशिएंसी पर इफेक्ट होगा। टेस्ट ऑफ कंट्रोल का समझ आ गया। टेस्ट ऑफ डिटेल्स की बात करें तो मिस स्टेटमेंट्स एग्जिस्ट व्हेन एक्चुअली दे डू नॉट एग्जिस्ट। आपने सोचा मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट कर रही हैं जबकि वो एक्चुअल में नहीं कर रही थी। इसकी वजह से दिस विल लीड टू अफेक्टिंग योर ऑडिट एफिशिएंसी टू कंक्लूड दैट इनिशियल कंक्लूजन्स वर रॉन्ग। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं स्ट्रैटिफिकेशन, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन एंड टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट के पार्ट पर। स्ट्रैटिफिकेशन मैंने आपको बताया था, हेट्रोजिनस पॉपुलेशन में से होमोजिनस ग्रुप्स बनाना, एक जैसी आइटम्स को इकट्ठा एक ग्रुप करना, ग्रुपिंग करना उनकी, उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। सो टू कन्वर्ट दी हेट्रोजिनस पॉपुलेशन, हेट्रोजिनस डिफरेंट आइटम्स थे, नॉट सिमिलर, उसको आपको क्या करना है, होमोजिनस ग्रुप में बनाना है, पॉपुलेशन से ग्रुप्स में कन्वर्ट करना है, विच इज कॉल्ड एज अ स्ट्राटा। ग्रुप को क्या बोलते हैं, स्ट्राटा, इसीलिए इसका नाम क्या है, स्ट्रैटिफिकेशन। टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन की बात करें तो एक्सेप्टेबल डेविएशंस इन डिज़ाइंड इंटरनल कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल्स में जितनी डेविएशंस एक्सेप्टेबल हैं वो होता है टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन।
टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट की बात करें तो एक्सेप्टेबल मिस स्टेटमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स कम टू दिस पार्ट विच इज ऑडिटर्स कंसिडरेशन व्हाइल अप्लाइंग द सैम्पलिंग प्रोसीजर। फर्स्ट ऑफ ऑल सैम्पल डिज़ाइन क्या होना चाहिए, कैसे डिज़ाइन है, साइज, सिलेक्शन। तो पॉपुलेशन शुड बी डिज़ाइंड इन सच अ मैनर दैट सैम्पल सिलेक्टेड शुड रिप्रेजेंट द इंटायर पॉपुलेशन। बाय इज इट सो, क्योंकि आपको जो कंक्लूजन देनी है वो तो पूरी पॉपुलेशन पर देनी है, बट प्रोसीजर्स आप सिर्फ और सिर्फ सैम्पल्स पर लगाने वाले हो। तो सैम्पल्स पर क्या कंक्लूड करोगे, सैम्पल्स के बेसिस पर जो पूरी पॉपुलेशन पे कंक्लूड करोगे वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करेगा आपकी ओपिनियन को। दैट इज़ वाई आपको इस तरीके से सैम्पल को सिलेक्ट करना है जिससे कि वो आपकी इंटायर पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है, साइज ऑफ सैम्पल्स शुड बी सो मच सफिशेंट सो एज टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। देखो ऑडिट रिस्क तो आप कभी भी ज़ीरो नहीं कर सकते, एक्सेप्टेबली लो लेवल तक कर सकते हो। वाई, बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस, राइट, क्योंकि आप पूरा ऑडिट पूरे हर एक चीज़ को चेक नहीं करते हो, कभी भी सैम्पल बेसिस पर करते हो। सो दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन कि आपको साइज इस तरीके से सिलेक्ट करना है कि आपकी ओपिनियन गलत ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ओपिनियन की बात हो रही है, साइज़ इस तरीके से इतना कम भी मत सेलेक्ट कर लेना, है ना, कि गलत ओपिनियन दे दो, ज़्यादा भी मत कर लेना, नहीं तो एफिशिएंसी पर फ़र्क पड़ेगा, राइट। सैम्पल शुड बी सिलेक्टेड इन सच अ मैनर दैट बायसनेस शुड नॉट एंटर द सिलेक्शन। बायस्ड अप्रोच नहीं होनी चाहिए सिलेक्ट करते हुए सैम्पल्स को, नहीं तो फिर ओपिनियन गलत हो सकते हैं, कॉन्क्लूजन्स गलत हो सकती हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए देयर आर वेरियस मेथड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर सिलेक्शन। तो ये सारे मेथड्स मेंशन्ड है। पहला है रैंडम सिलेक्शन, कुछ भी आप सिलेक्ट कर लो, तो इस केस में पॉपुलेशन में इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन होगा हर एक आइटम का, हर एक यूनिट का, जिसको भी आप सिलेक्ट करते हो। सिस्टमैटिक सिलेक्शन की बात करें तो आप सिस्टमैटिकली सिलेक्ट करते हो, मतलब आपने सपोज ऐसे डिसाइड कर लिया, रैंडमली कोई एक यूनिट उठा ली और फिर आपने बोला इसके बाद हर 100th यूनिट को चेक करना है, हर 100th को। देयर इज़ एन इंटरवल ऑफ 100 बिटवीन ईच एंड एवरी सैम्पल, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक सिलेक्शन। ब्लॉक सिलेक्शन की बात करूँ तो इसका मतलब है यू हैव क्रिएटेड द ब्लॉक्स, ये 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इन ब्लॉक्स में से एक एक आइटम को सिलेक्ट कर लो। तो देर इज़ अ ब्लॉक विच यू हैव क्रिएटेड और उसके हिसाब से यू आर सिलेक्टिंग, या फिर ब्लॉक्स बनाकर सिलेक्ट करना। ठीक है, सो मैं इसको आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ ब्लॉक सिलेक्शन को। ब्लॉक सिलेक्शन के अंदर आप क्या करते हो, पूरी पॉपुलेशन में कुछ आइटम्स का ब्लॉक बना लेते हो और फिर क्या करोगे, अपने ऑडिट प्रोसीजर्स उन ब्लॉक ऑफ आइटम्स पे अप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये टेक्निक बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, ठीक, ओके ओके होती है। मॉनेटरी यूनिट सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आप मॉनेटरी टर्म्स में सिलेक्शन करते हो, जैसे कि 5 लाख से ऊपर ऊपर वाली चेक कर ली, 10 लाख से ऊपर ऊपर वाली चेक कर ली आइटम्स, राइट। सो यहाँ पर आप वैल्यूज़ की फॉर्म में, वैल्यू को ज़्यादा वेटेज देते हो और वैल्यू की फॉर्म में आप सिलेक्शन करते हो। हाफ हज़ार सिलेक्शन तो भाई कुछ भी कर लिया, देर इज़ नो नथिंग सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड इन दिस इज़ नॉट अ स्ट्रक्चर टेक्निक। कुछ भी हाफ हज़ार्डली उठा लिया, सिलेक्ट कर लिया और फिर कर दिए, प्रोसीजर्स लगा दिए। तो जब भी आप स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग कर रहे होगे तो विल यू प्रेफर दीज हैफाज़ार्ड सिलेक्शन? नो, ऑब्वियसली नो, क्योंकि स्टैटिस्टिकल तो काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक ऑर्गेनाइज्ड सिलेक्शन का या ऑर्गेनाइज्ड सैम्पलिंग का तरीका होता है, राइट। नेक्स्ट, perform the audit procedures over the selected samples. Now you have already selected the samples in point number 1. अब उन सिलेक्टेड सैम्पल्स पर आप क्या करोगे, अपने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाओगे। ऑडिट प्रोसीजर्स अगर आपके सपोज आपने जो ऑडिट प्रोसीजर्स सोचे थे वो उन पर्टिकुलर सैम्पल यूनिट्स पर अप्लाई नहीं हो सकते, तो आपके पास दो ऑप्शन है ना, या तो प्रोसीजर्स को बदल दो या सैम्पल यूनिट्स को बदल दो, तभी तो आप अप्लाई कर पाओगे। तो आपको अगर यूनिट्स को नहीं बदलना तो दूसरे प्रोसीजर्स लेके आओ और उस ओरिजिनली सिलेक्टेड सैम्पल यूनिट्स पर अपने अदर प्रोसीजर्स को अप्लाई कर दो। लेकिन अगर आपको वही प्रोसीजर्स को अप्लाई करना है तो भैया सैम्पल बदल दो, क्योंकि उन दोनों तो एक साथ नहीं हो पा रहे। अगर दोनों एक साथ नहीं हो पा रहे तो दोनों में से किसी को चेंज कर दो, रिप्लेस कर दो, उसके बेसिस पर फिर उसके बाद आप अपने डिज़ाइंड ऑडिट प्रोसीजर को लगा लो, या फिर डिज़ाइंड या फिर सिलेक्टेड ओरिजिनली सिलेक्टेड सैम्पल पे कुछ अदर प्रोसीजर लगा लो।
लेट्स अंडरस्टैंड दिस. इफ डिजाइंड ऑडिट प्रोसीजर, मतलब आपने जो प्रोसीजर सोचा है कैन नॉट बी अप्लाइड ओवर द सिलेक्टेड आइटम, जिन आइटम्स को आपने सिलेक्ट किया है उस पर आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो उस केस में यू हैव टू चॉइसेस. क्या कर सकते हो, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगा दो ओरिजिनल सैम्पल पे, या फिर आप क्या कर सकते हो, परफॉर्म द डिजाइंड ऑडिट प्रोसीजर ओवर द रिप्लेसमेंट सैम्पल. ठीक है. नेक्स्ट, इवेलुएटिंग द रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड ओवर द इंटायर पॉपुलेशन. अब आपने जो ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करे हैं ऑन दी सैम्पल, अब आप इंटायर पॉपुलेशन पर उसके बेसिस पर ओपिनियन फॉर्म करने वाले हो, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये ओपिनियन पूरे पॉपुलेशन पर देने लायक है या नहीं. So you have to evaluate whether the result of sampling can be effectively applied for expressing the opinion on entire population. If yes, then go ahead. If no, you have to determine the other procedures to be applied over the remaining population. क्योंकि आप सैम्पल पे तो कर चुके हो, तो जो बची हुई है उस पर देखो कुछ और प्रोसीजर्स अप्लाई करने की ज़रूरत है या नहीं. अदर प्रोसीजर्स का मतलब कहीं पर वाउचिंग करनी पड़ सकती है, कहीं पर एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ऐसे 520 हमने अभी लास्ट वीडियो में वही कवर किया है. प्लीज़ चेक आउट द वीडियो इफ़ यू हैव नॉट सीन द एनालिटिकल प्रोसीजर्स वीडियो. रिटन रिप्रेजेंटेशंस हम ले सकते हैं फ्रॉम द मैनेजमेंट, तो ये सब काम भी हम कर सकते हैं इन केस हमें लगता है कि जो कंक्लूजन सैम्पल पे आई हैं वो पूरी पॉपुलेशन पर नहीं लगाई जा सकती. ठीक है. अब कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके सैम्पल साइज़ को अफेक्ट करते हैं. टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के केस में अलग होते हैं और टेस्ट ऑफ डिटेल्स के केस में अलग होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट दी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का केस. फर्स्ट पॉइंट इसमें है इंक्रीज़. आप मुझे बताना इस केस में आप अपना सैम्पल साइज़ बड़ा रखोगे या छोटा रखोगे, इस केस में बताना. ठीक है. इंक्रीज इन द एक्सटेंट टू विच द ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट टेक्स इनटू अकाउंट रेलेवेंट कंट्रोल्स. इसमें क्या है, आपका जो ऑडिटर का रिस्क असेसमेंट है, ठीक है, रिस्क असेसमेंट में आपने रेलेवेंट कंट्रोल्स को ले लिया है, आपने रेलेवेंट कंट्रोल्स के रिस्क असेसमेंट का जो एक्सटेंट है वो बढ़ा दिया है. जब आपने बढ़ा दिया है तो उस केस में डेफिनेटली यू हैव टू इंक्रीज द सैम्पल साइज, क्योंकि देयर आर चांसेस ऑफ रिस्क, गलती होने के चांसेस हैं, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू इंक्रीज द सैम्पल साइज. सेकेंडली, इंक्रीज इन दी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन टू बी टेस्टेड. जिस पॉपुलेशन को आप टेस्ट कर रहे हो उसमें चांसेस हैं कि डेविएशन के होने के चांसेस ज़्यादा हैं. जब रेट ऑफ डेविएशन ज़्यादा होने के चांसेस है तो डेफिनेटली आप सैम्पल साइज भी ज़्यादा ही रखोगे, नहीं तो गलत ओपिनियन होने के चांसेस हो जाएंगे. थर्ड, increase in the auditor's desired level of assurance that the tolerable rate of deviation is not exceeded by the actual rate of deviation in the population. आपकी as an auditor जो डिज़ायर्ड लेवल ऑफ अश्योरेंस है, मतलब आप जितनी अश्योरेंस लेना चाहते हो वो आपने बढ़ा दी है. पहले आपको था कि ठीक है इतनी अश्योरेंस मिल जाएगा, इतना ठीक हुआ, 50 यूनिट सही हुई तो मैं मान लूँगी सही है, नहीं, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ 60 यूनिट सही होंगी तो ही मैं मानूंगी कि ठीक है. तो इस केस में क्या है, यू आर इंक्रीजिंग योर लेवल ऑफ एश्योरेंस. ठीक है. तो इस केस में क्या होगा, इस केस में डेफिनेटली यू विल हैव टू इंक्रीज द सैम्पल साइज. ठीक है. आप ऐसा क्यों कर रहे हो, जिससे कि डेविएशंस और टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन में और एक्चुअल रेट ऑफ डेविएशन में ज़्यादा फर्क ना हो. ठीक है. नेक्स्ट, इंक्रीज इन द टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन. अगर टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन बढ़ रहा है तो डेफिनेटली आपने डेविएशन का टॉलरेबल रेट बढ़ा दिया है. डेफिनेटली अब आपको एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई कि अगर डेविएशंस इतनी पहले था कि 50% सपोज था, ठीक है, अब आपने 60% कर दिया है, तो 60% से नीचे वाले तो आपके लिए ओके हैं, ऊपर वालों में प्रॉब्लम है, तो नीचे वाले ओके हैं, मतलब आपने बढ़ा दिया, स्कोप बढ़ा दिया गलतियां करने का, गलतियों का स्कोप बढ़ा दिया है, तो इसका मतलब है यू हैव टू डिक्रीज योर सैम्पल साइज. अब आपको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी गलती सहने की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई है. ठीक है. डेविएशंस को एक्सेप्ट करने के लिए आपने टॉलरेबल रेट को बढ़ा दिया है. ओके. तो यहाँ पर डिक्रीज है, बाकी सब में इंक्रीज.
चलो ऐसी टेस्ट ऑफ डिटेल्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन दी ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। आपके रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट के असेसमेंट को आपने बढ़ा दिया है, तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा डिटेल चेकिंग करनी होगी, तो साइज आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा। सेकेंडली, increase in the auditor's desired level of assurance that tolerable misstatement is not exceeded by the actual misstatement। ज़्यादा नहीं होनी चाहिए tolerable from the actual। तो ऑब्वियस सी बात है, इस केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा सैम्पल साइज लेना पड़ेगा। थर्ड, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ misstatement दैट दी ऑडिटर एक्सपेक्ट्स टू फाइंड इन दी पॉपुलेशन। आपको लग रहा है कि मिस स्टेटमेंट्स होने के चांसेस या मिस स्टेटमेंट्स के जो अमाउंट हैं होने के चांसेस ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली आप डिटेल चेकिंग करोगे। जब आपको मिस स्टेटमेंट ज़्यादा लग रही है ना, ज़्यादा करोगे तो सैम्पल साइज भी ज़्यादा लेना पड़ेगा। करेक्ट है। नेक्स्ट, increase in the use of other substantive procedures directed at the same assertion। उसी assertion पर आप कुछ और substantive procedures भी लगाने वाले हो तो डेफिनेटली आप डिक्रीज कर सकते हो यहाँ पर सैम्पल साइज, क्योंकि आप कोई और तरीके से भी चेकिंग करने वाले हो। इंक्रीज इन टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट। टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट बढ़ गई, मतलब आपकी टॉलरेट करने की शक्ति बढ़ गई, तो सैम्पल साइज कम कर दो तब भी चल जाएगा, है ना। नेक्स्ट, सॉरी, स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ द पॉपुलेशन व्हेन एप्रोप्रिएट। स्ट्रैटिफिकेशन हमने क्या पढ़ा था, हेट्रोजेनस पॉपुलेशन से होमोजेनस ग्रुप्स में डिवाइड करना, कन्वर्ट करना। तो स्ट्रैटिफिकेशन की जब आप बात कर रहे हो तो आप इधर अपना सैम्पल साइज कम कर सकते हो, क्योंकि आपने सिमिलर आइटम्स के ग्रुप बना दिए। जब आपने सिमिलर आइटम्स के ग्रुप बना दिए हैं तो सिमिलर आइटम है तो थोड़ा सा चेक किया तो बाकी पे आप कंक्लूड कर सकते हो। तो छोटे छोटे ग्रुप्स पे अब आपको कंक्लूजन्स देने हैं तो डेफिनेटली देयर आर लेस चांसेस की गलती होगी। क्यों? क्योंकि सिमिलर आइटम्स का ग्रुप है। हेट्रोजेनस पॉपुलेशन के अंदर सैम्पल सेलेक्ट करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन सिमिलर आइटम्स के ग्रुप्स के अंदर सिलेक्शन करना और उसके बेसिस पर कंक्लूजन देना ईजी होता है। सो दैट इज वाई यू विल डिक्रीज द सैम्पल साइज इन द 6th पॉइंट। आई होप वी आर क्लियर। चलो, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर एसे। आई होप आपको सारा कुछ समझ आया होगा। एंड अब हम फटाफट से क्या करने वाले हैं, हम फटाफट से रिवाइज करने वाले हैं, जिससे कि हम एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएं। लेकिन एग्ज़ाम की तैयारी थोड़ी सी इनकम्प्लीट होगी अगर आपने इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए आफ्टर रिवाइजिंग दिस। ओके, कॉन्फिडेंस आएगा ना क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिविजन पार्ट। Essay 530, audit sampling. First of all, what is the meaning of sampling? Application of audit procedures to less than 100% of the items within a population of audit, relevance such that all the sampling units have a chance of selection in order to provide the auditor with a reasonable basis on which to draw the conclusions about the entire population. What are the types of sampling? There are two types of sampling: statistical sampling, non-statistical sampling. Statistical sampling has the following characteristics. First of all, there is a random selection and use of probability theory to evaluate the sample results. This is more scientific method as it involves use of laws of probability, wider application where the population consists of large number of similar items. Non-statistical sampling does not involve random selection or the use of probability theory. Rather, sample size and its composition are determined on the basis of personal experience and knowledge of the auditor. Common application for many years since it is simple in use and operation. Okay, sampling risk. Risk that the opinion expressed by the auditor on the basis of samples may differ from the opinion if entire population was examined. In this case, there are two types of risk: risk of over-reliance or risk of under-reliance. Let's understand the risk of over-reliance with respect to test of controls. Internal controls strong है ऐसा मान लिया when actually they were not. या फिर टेस्ट ऑफ डिटेल्स के केस में बात करूँ, आपने ऐसा मान लिया देयर आर नो मिस स्टेटमेंट्स बट एक्चुअल में मिस स्टेटमेंट्स थी। इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? इसका इम्पैक्ट ये आएगा, इट विल लीड टू अफेक्ट द ऑडिट इफेक्टिवनेस ड्यू टू एररनियस कंक्लूजन।
रिस्क ऑफ अंडर रिलायंस की बात करते हैं. इन रिलेशन टू टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल्स आर नॉट इफेक्टिव देन दे एक्चुअली आर. In relation to test of details, misstatements exist when they actually do not exist. So this will lead to affecting the audit efficiency to conclude that initial conclusions were wrong. Stratification means to convert the heterogeneous population into homogeneous group. Group is called strata. Tolerable rate of deviation. Acceptable deviations in designed internal controls is known as tolerable rate of deviation. Tolerable misstatement, acceptable misstatement in the financial statement. Here we will apply the performance materiality concept. Okay, now what are the auditor's consideration while applying the sampling procedure? So first point is sample design, size and selection. Secondly, perform the audit procedures over the selected samples. And last point is evaluate the result of audit procedures performed over the entire population. Now, first point was sample design, size and selection. So population should be designed in such a manner that sample selected should represent the entire population, right? Size of samples should be so much sufficient so as to reduce the audit risk to an acceptably low level. Sample should be selected in such a manner that biasness should not enter the selection. Various methods that can be used for selection are random selection, systematic selection, block selection, monetary unit selection, haphazard selection. Second point, perform audit procedures over the selected samples. Now in the first point you have selected the sample. Now you are going to apply the or perform the audit procedures on the selected samples. If designed audit procedure cannot be applied over the selected item, auditor shall perform the alternative audit procedure on the original sample, right? Other option is change the sample and apply the designed audit procedure on the replaced sample. Third point, evaluating the result of audit procedures performed over the entire population. Now evaluate whether the result of sampling can be effectively applied for expressing the opinion on the entire population. If yes, then go ahead. If not, determine the other procedures such as vouching, analytical procedures, written representations to be applied over the remaining population. Okay, now what are the factors affecting the sample size? In case of test of controls, you have to increase the sample size in the following cases. Firstly, when there is an increase in the extent to which the auditor's risk assessment takes into account relevant controls. Secondly, in case there is an increase in the expected rate of deviation of the population to be tested. Thirdly, increase in the auditor's desired level of assurance that the tolerable rate of deviation is not exceeded by the actual rate of deviation in the population. Now, in the last case, you will decrease the sample size because there is increase in the tolerable rate of deviation. In case of test of details, you will increase the sample size in the following cases: when there is increase in the auditor's assessment of risk of material misstatements. Secondly, there is increase in the auditor's desired level of assurance that tolerable misstatements is not exceeded by the actual misstatements in the population. And thirdly, increase in the amount of misstatement the auditor expects to find in the population. He expects that the amount of misstatements will be more in the population. So in this case, definitely he should increase the sample size. Now in the below mentioned three cases, you will decrease the sample size. What are the three cases? First of all, there is increase in the use of other substantive procedures directed at the same assertion. Definitely you can reduce the sample size. If there is increase in tolerable misstatement, then also you can decrease the sample size. Stratification of population when appropriate. In this case also you can decrease the sample size. Reason being, there is homogeneous population, homogeneous group, not population. Homogeneous groups may definitely there are less chances of this risk, or so you can reduce the sample size, right? So this was all about this particular standard. I hope you enjoyed this standard, revising with me, studying with me. And in case this is the case, don't forget to like this video, share it with your friends, and subscribe to the channel in case you are new to this channel. Okay, so this is all for today. Thank you so much for listening to me for so much time, and this is all for today. I'll see you in the next video. Until then, stay safe, stay healthy. Bye bye.